जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार जबरदस्त होंगे। इसी के साथ आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डी यू ज्ञान मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सेट नंबर 3। सेट हम दो कर चुके हैं किसके, आरआरबी एलपी टेक्निकल परीक्षा के। ठीक है, हम दो सेट कर चुके हैं जो हमारी 2018 में परीक्षा हुई थी किसकी, आरआरबी एलपी एग्जाम की। ठीक है, तो उसके हम सेट दो कर चुके हैं जो हमारे पास 9 अगस्त 2018 में परीक्षा हुई थी। वो भी उसके सेट दो, यानी कि शिफ्ट से फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड के दो क्वेश्चन पेपर के हम मैथ के 2020 क्वेश्चन कर चुके हैं। और आज का हमारा थर्ड सेट है आरआरबी एलपी टेक्निकल परीक्षा का ही। ठीक है, जो हमारी 9 अगस्त 2018 को शिफ्ट थर्ड में पूछे गए थे हमसे मैथ के क्वेश्चन। तो मैथ के क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं जो हमारे 2024 में एग्जाम होगा। उसके लिए हमारे पास प्रीवियस एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में हम इन क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। ठीक है, तो वक्त का जाना करते हैं, इन क्वेश्चन को हम करते हैं स्टार्ट। और आइए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन और हमसे कैसे कैसे किस प्रकार पूछे गए थे और किस प्रकार हम इनको सरल आसान तरीके से कर सकते हैं। तो वक्त का जाना करते हैं, देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करने स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ, जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं हम कर रहे हैं सीबीटी 1 के लिए, यानी कि सीबीटी 1 के क्वेश्चन पेपर का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, सीबीटी 1 के क्वेश्चन पेपर को हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हो, क्या हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया है उसने, वो दिया है दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग कितना है, 46 वर्ष है। कितने, दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग 46 वर्ष है। 8 साल पहले बड़े की आयु और छोटे की आयु से दोगुनी थी। कितने साल पहले, 8 साल पहले। तो कितने गुनी, दोगुना थी। तो बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु क्या होगी। तो मैंने लिखा माना, क्या दोनों बड़े की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, एक्स मान ली, कितनी, एक्स वर्ष। ठीक है, और छोटे की क्या मान ली मैंने, इसकी छोटे की मान ली वाई वर्ष। ठीक है, वाई वर्ष होगी, इसकी एक्स वर्ष होगी, इसकी वाई वर्ष होगी। अब उसने क्या दिया, दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग, यानी कि वर्तमान कितनी इनकी, एक्स प्लस वाई। और कितना दिया योग इनने, दिया है हमारे पास 46, यानी कि 46 वर्ष। तो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट के रूप में बना लूंगा। बनाने के बाद उसने अगली लाइन हमें दिया है 8 साल पहले। कितने साल पहले, 8 साल पहले। जैसे कि एक्सेस किया फिलहाल वर्तमान में, जब फिलहाल जी रहे हैं जैसे कि, तो 8 साल पहले घटाएंगे तो 8 माइनस करने पड़ेंगे वर्तमान में, जब तो फिर उसमें जाएंगे पास्ट में हम। ठीक है, तो 8 वर्ष माइनस हो जाएंगे। फिर उससे पहले 8 साल पहले बड़े भाई की, तो बड़े भाई तक कितना एक्स था, तो एक्स माइनस के 8 कर दिया है। बड़े की आयु छोटे की आयु से 2 गुना थी, यानी कि छोटे की हमें 8 साल पहले जाना पड़ेगा। छोटे मतलब ये 8 घटाने पड़ेंगे। और क्या कहना, 2 गुना थी कितने साल पहले, 8 साल पहले। किसकी आयु, बड़े की। जैसे मैं बराबर लिखता हूँ, यहाँ तो बराबर हो गए, लेकिन उसने क्या बोला, 2 गुना के बराबर थी। किसके 2 गुना, छोटे भाई के। अरे छोटे भाई की मैं 2 गुना कर देता हूँ, 8 साल पहले उम्र जाएगा, जब जाएगा बड़े भाई की उम्र की बराबर आ गई उम्र उसकी। ठीक है, तो ये लाइन उसने बोल दी जो मैंने इसको लिखा है। अब आप देख सकते हो एक्स माइनस के 8, यहाँ पर 2y माइनस के 8 16 हो जाएगा। ठीक है, 2y को मैं इधर ले आता हूँ तो एक्स माइनस के 2y हो जाएगा, और 16 इधर है माइनस के 16 और प्लस के 8। तो 16 में 60 कितने बचे, माइनस के 8। इसको इक्वेशन सेकंड बना लूँगा और ये एक्स माइनस के 2y हो जाएगा। इतना होने के बाद फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ऐड करने पर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस के वाई बराबर के 46, और ये माइनस के 8 और वो एक्स माइनस के 2y। ऐड क्या करता हूँ मैं, घटा देता हूँ किसको, फर्स्ट में से सेकंड घटा देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स 2y और एक 3y का मान कितना हो जाएगा, 8 और 6 14 और 4 और 1 5, तो 54 आ गया, यानी कि y का मान 18 आ गया। तो y किसकी उम्र थी मेरे पास प्रेजेंट में, वो थी छोटे भाई की। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, बड़े भाई की उम्र निकाल, तो यहाँ से घटा देता हूँ। एक्स प्लस वाई कितना हमारे पास 46 है, 46। तो अब क्या करेंगे हम, प्लस के 18 धर लेंगे और बराबर 46। तो एक्स बराबर कितना जाएगा, 46 माइनस के 18, तो घटाकर कितना जाएगा, 16 में से 8 गए 8 और 3 में से क्या 2, तो 28 वर्ष किसकी उम्र है, या बड़े भाई की है। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो इसी के साथ अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3420 रुपये में एक चाय कोक सेट बेचा। कितने रुपये में, 3420 रुपये में एक चाय का सेट बेचा, जो लागत कीमत से 43% कम था। ठीक है, कितना कम था, 43%। माना उसकी लागत जो भी होता है हमारे पास, लागत मूल्य कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, कितना होता है, 100%। तो कितना क्या, 43% कम था, तो माइनस के 43 घटाए तो कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा हमारे पास 57% बचेंगे। और उसने कितने रुपये में बेचा था, 3420 रुपये, तो 57% की वैल्यू मान लूँगा उसको मैं।
मान लो क्या होगी वो 2420 रुपये 57 की वैल्यू हो गई। अब उसने क्या बोला, उसने लागत कीमत से 43% कम था, इस पर 10% लाभ प्राप्त हेतु, यानी कि भाई अगर 100 पे बेचूंगा तो जो जितने खरीदी उतने की बेच, यानी कोई प्रॉफिट ना लॉस। उसने कहा 10% लाभ पर बेचना, यानी कि जो 100 की खरीदी ना तो 10% एक्स्ट्रा, यानी कि 100 प्लस के 10, यानी कि 110% मुझे यह वस्तु बेचनी पड़ेगी। तो उसमें 110 से गुणा कर हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 57% की वैल्यू है और 110% से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो परसेंट कैंसिल आउट होगा, 3420 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ये 110/57। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि डिवाइड हो सकता है किससे, अगर जब मैं यहाँ पर कितनी बार कट जाएगा ये 4 से 28, 7 पंजे 35, 6 7 42, 6 पंजे 30, तो कितनी बार कट जाए 6 से बार कट जाएगा 60 बार, तो 11 छः की 66, यानी कि 6,600 रुपये में इस वस्तु को बेच देगा। ठीक है, अब उसने बोला 6,600 रुपये में उसने बेचा, कितने रुपये में, इतने रुपये में बेचा, कर जो खरीदी कितने में था आखिर उसने यार, ये भी तो पता होना चाहिए मैं पहले, आखिर खरीदी थी कितने में यार। तुम्हारे पास क्या है 6600 रुपये आया है, क्या इनके इतने रुपये मुझे बेचनी थी वह टोटल मिलाकर, इतने पर जगह 110% के हिसाब से बेचता तो इतने रुपये में बेचता हो, लेकिन इसने बोला क्या विक्रेता को 60 रुपये अधिक रुपये में बेचना चाहिए था, यानी कि जो उसने खरीदी थी वह, यानी कि बेची थी 57% के हिसाब से बेची उन्होंने, लेकिन इतने के बेचे बेचना चाहते थे तो कितने रुपये अधिक करके बेचा जो इतने रुपये का लाभ हो जाए, यानी कितने बेचनी पड़े है, ये बात पूछना चाह रहा हूँ। मतलब जैसा कि कोई 10 रुपये की चीज़ है और वो 10% का लाभ कमाना चाह रहा है तो उसमें कितने रुपये जोड़ा है जो 10% का लाभ कमा ला हो, यानी कि 6600 रुपये, मतलब जो उन्होंने मूल्य दिया ये 3420 वो घटा दो और वो रुपये निकल के आ जाएगा हमारे पास, तो 6600 मतलब जब हम 3420 घटाएंगे तो हमारे पास 3180 रुपये इसका आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि हमारे फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, अच्छे से आप समझ गए होंगे, तो अगर नहीं समझे तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, वो दिया है यदि स्क्रीन पर देख रहे होंगे tan थीटा बराबर के कितना 7/24 है, तो क्या करना है पी का मान बताना है, किसका पी की वैल्यू बतानी है, और पी की वैल्यू बतानी है तो इक्वेशन क्या दिया इसने जिसमें हमें मान रखकर करना सोल्व, तो tan थीटा माइनस के sec थीटा अपॉन में कितना है साइन थीटा, ठीक है, और बराबर कितना है माइनस के p/28 है। ठीक है, आप इतना देख रहे होंगे, ये इस प्रकार मैंने क्वेश्चन को उतारा यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इसको पाइथागोरस प्रमेय से हल करूँगा थोड़ा सा, कैसे, अब इसको साइड में यहाँ पर कर देता हूँ मैं इसको। हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, इस प्रकार होता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब tan थीटा बराबर कितना दिया है हमारे पास, tan थीटा तो कितना दिया है, tan थीटा 7/24 है। जो हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है पाइथागोरस, तो होता है मेरे पास लाल बटे का। ठीक है, इस प्रकार होता है, ये क्या होता है हमारे पास साइन होता है, ये कोस होता है, ये टैन होता है, फिर यहाँ पर क्या होता है कोट, ये सैक और ये कोसैक, इस तरह वैल्यू होती है हमारे पास tan थीटा, यानी कि लंब बटे आधार। लंब कितना 7, लंब क्या है ये, और आधार क्या होता है ये, तो आधार कितना दिया 24। तो हमारे पास कर्ण की वैल्यू निकालने यहाँ है, तो कर्ण निकालने के लिए क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर के आधार का स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर, ये होता है। तो कर्ण तो हमारे पास है नहीं, तो इसको एज इट इज लिखूंगा, आधार कितना हमारे पास 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस लंब कितना 7, 7 का स्क्वायर कितना 49। जब इनको ऐड करूँगा कितना आ जाएगा 9 और 6 15, और जो 7 4 11 और 1 12, और 5 और 1 6, तो कर्ण का स्क्वायर आएगा ये, और जो स्क्वायर बराबर से इधर बच जाएगा तो उसके ऊपर वर्गमूल पहुंच जाएगा, तो कर्ण कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 25, यानी कि 625 का वर्गमूल 25 होता है। तो यहाँ की वैल्यू कितना आ चुकी 25, ये कर्ण कितना आ चुका 25। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, हमने लिखा था tan थीटा, कितना था tan थीटा माइनस के sec थीटा अपॉन में साइन थीटा था, इसकी वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, किसकी निकालनी थी, साइन थीटा बराबर कितने माइनस के p/28 है, इस प्रकार था। tan थीटा कितना 7/24, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा 7/24 मैंने लिख लिया, कोई बात नहीं। फिर माइनस sec थीटा कितना होता है, ये रहा कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना 25/7, ठीक है ना, ये कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो, कर्ण कितना 25, आधार कितना ये 24, तो 25/24 हो जाएगा, हो गया। फिर साइन थीटा कहाँ ये रहा लंब बटे कर्ण, लंब ये रहा कर्ण ये रहा, यानी कि 7/25 हो गया। अब इधर बराबर माइनस के p/28 एज इट इज हो गया तो ना। अब इसके बाद इसको हल करता हूँ मैं, यहाँ पर आधार समान है और 7 - 25 एज इट इज हो जाएगा, हो गया, और बटे में 24 और ये 7/25 बराबर के माइनस के p/28 इस प्रकार। ठीक है, आपको दिख रहा होगा इस प्रकार मैंने किया इसको, कोई बात नहीं। अब इसको आगे करता हूँ और आगे, अब 7 में से 25 घट जाएगा, कितना बचेगा माइनस के 18 बचा, अरे 25 गुना पहुँच जाएगा यहाँ पर, तो 25 गुना पूछा दिया मैंने, और यहाँ पर 24 गुना 7 में हो जाएगा, 24 गुना 7 बराबर माइनस के p/28, या माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। इतना होने के बाद मैं 7 से डिवाइड करता हूँ 28 को, 4 7 चौक 28, 4 से 24 को, 4 से 24, और फिर 6 से 18 को 6 18, तो कितना बचा यहाँ पर 3 गुना
25 बराबर के पी, तो पी बराबर कितना आएगा 75, 25 दिया 75, जो हमें पी का मान निकालना था, जो कि हमने ज्ञात कर लिया है। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं आया प्लीज़ दोबारा देखें। ठीक है, और क्वेश्चन यह इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस बार के लिए, तो ज़रूर देखें करते हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फोर्थ, आप देख रहे हैं क्या दिया है, 22 माइनस के ब्रैकेट में 1/4 और ब्रैकेट में दिया फिर माइनस के 5 माइनस फिर ब्रैकेट माइनस के 48 भाग ब्रैकेट में माइनस के 16। जो क्वेश्चन हमारे पास ये बोर्ड मास के द्वारा किया जाएगा, किससे, बोर्ड मास फॉर्मूले से। तो हमारे पास बोर्ड मास फॉर्मूला क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट को होल करना है, फिर उसके ब्रैकेट यानी बी तक कहते हैं ब्रैकेट होता है, ओ तक कहते हैं ऑफ, ऑफ मतलब का, तो ब्रैकेट का हल कीजिए, फिर क्या होता है डी से डिवाइड, फिर उसके बाद डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड, और सबसे बाद में सब्सट्रैक्ट यानी घटाना है। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से चिन्ह दिख रहे हैं, ब्रैकेट दिख रहा है और भाग है और माइनस है, इसके अलावा कुछ नहीं है, फिर गुणा है। ठीक है, ऐड इसमें कहीं है नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट को हल करेंगे, तो जैसे कि 22 माइनस के, ठीक है, ब्रैकेट हटाया तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो गया। फिर अभी आप देख रहे हो, अभी 1 मिनट में ब्रैकेट नहीं हटाता हूँ उसका। अब यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ ब्रैकेट और ये ब्रैकेट है, तो उसको अंदर वाले बड़े ब्रैकेट को हल करता हूँ, इसको मझला ब्रैकेट वाला, कौन सा ब्रैकेट है, मझला, तो मैंने यहाँ लिखा मझला ब्रैकेट जगह दूँ, तो माइनस के 5, अब इस माइनस की माइनस को गुणा करो, ये चिन्ह हटेगा, यहाँ तो ब्रैकेट हटेगा, तो कितना हो जाएगा प्लस के 48, फिर भाग, ठीक है, कितना माइनस के 16 हो गया, फिर मझला ब्रैकेट बंद। अब ये कितना हो जाएगा 48 भाग माइनस के 16, यानी कि 48 बट्टे माइनस के 16, और ये प्लस, ठीक है, और माइनस के 5 इसके मझले ब्रैकेट में बंद, और 1/4 एज इट इज माइनस के 22 इस तरह। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे 22 माइनस के 1/4 है ये है। अब आप देख रहे हैं 16 से काटूंगा, 16 थी 48, तो माइनस गुणा प्लस क्या हो, माइनस होता है, तो माइनस के 5 और माइनस के 3, मझला ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर ये ब्रैकेट में 1/4 भी। ठीक है, इस प्रकार मैंने इसको लिखा भी, तो 22 माइनस के 1/4, तो 5 और 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो माइनस के 8 हो जाएंगे। जब ये ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है, जब ब्रैकेट हटेंगे तो यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या का चिन्ह है, किसी भी चीज़ का चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, गुणा का चिन्ह लगा देंगे हम, लगा दिया, तो अब ये ऐसे कि डिवाइड हो जाएगा, 4 कम 4, 4 दूनी 8, तो 22 माइनस के, ये भी माइनस और ये माइनस, तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि गुणा हो रही है, माइनस गुणा माइनस प्लस उत्तर क्या आएंगे 2 प्लस के, तो 22 और 2 24, जो इस क्वेश्चन का 24 आंसर हो जाता है। उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5 क्या दिया, निम्न में से कौन सी भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं देंगे। आवर्ती दशमलव का मतलब होता है जैसे कि हम डिवाइड करते हैं 8 का 8 8 56, तो 1/7 आ गया, तो 7 से जब से डिवाइड करेंगे ना चले 0 लगाएंगे और पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट मतलब दशमलव लगाएंगे, तो दशमलव आ गए। फिर जैसे कितने हो गए, पॉइंट लगाए 0 बढ़े तो 10 बन गए यहाँ पर ये, तो 7 कम 7, फिर बचे 3, फिर 7 चौक 28, फिर बचे कितने 2, 7 दूनी 14, फिर बचे 6, 7 56, तो इस तरह बढ़ता चली जाएगी संख्या, यानी कि अंत रूप से पूरी कटेगी नहीं, यानी कि आवर्ती दशमलव नहीं देगी, यानी कि आवर्ती दशमलव ये चलते जा रहा है, यानी कि दशमलव संख्या बढ़ती जा रही है, समाप्त नहीं हो पा रही, तो उसने बोला वह समाप्त होनी चाहिए। ठीक है, जो दशमलव नहीं बढ़ा पाएगी वह संख्या उसने पूछी है, तो ये भी बढ़ा रही। अब इसको देखते हैं, इसे 2 से डिवाइड कर दें, 2 × 6 और जी 2 कम 2 और 2 × 6, तो 3/13 आ गया, तो ना चलेंगे 0, फिर 30, 13 दूनी 26 बचे 4, 13 × 39, फिर बचा 1, फिर ना चलने 0, फिर इस तरह 100 बन गया, 13 7 91, इस तरह बढ़ती जा रही है अभी संख्या, तो यह भी क्या है, आवर्ती दशमलव है, यानी कि आवर्ती दशमलव दे रही है, यानी कि संख्या बढ़ती जा रही है। अब इसको देखते हैं, 4 कम 4 जी 14 चौक 56, तो 1/14 आ गया, 14 से डिवाइड करता हूँ 1 को, ना चलने 0, पॉइंट लगाई 0 बढ़ाई, फिर ना चलने 0, पॉइंट लग रही है 0 बढ़ाई, 14 7 98 हो गया, फिर बचे 2, 14 कम 14, फिर बचे कितने 6, 14 3 42 और 14 चौक 56, फिर बचे 2, 14 दूनी 28, फिर इस तरह बढ़ती जा रही है अभी संख्या, तो क्या है अभी एक आवर्त दशमलव दे रही है। ठीक है, संख्या कौन सी है, अभी 4/56। अब इसको देखते हैं, 7 कम 7, 7 8 56, अब इसको डिवाइड करते हैं, ना चलने 0, पॉइंट लगा 0 बढ़ाई, फिर 8 कम 8, बचे कितने 2, फिर पॉइंट लगे रही देखो 0 बढ़े, तो कितना बन जाएगा 20, 8 दूनी 16 चल जाएगा, बचे कितने 4, पॉइंट लगे देखो 0 बढ़े, तो 8 पंजे 40, तो संख्या पूरी कट गई यहाँ पर कितनी बार, 125 बार, तो ये क्या है, एक आवर्ती दशमलव नहीं देगा, यानी कि यहाँ पर संख्या यहाँ समाप्त हो पा रही है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 7/56 क्या हो गए, आवर्ती दशमलव नहीं देंगे। ठीक है, कौन, 7/56। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के साथ अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, तो मैंने यहाँ पर भी लिख दिया, क्या दिया, संख्या 4 2 8 6 9 3 7 4 5 में 9 और 5 के स्थानीय मान में अंतर बताना है, किसके, 9 और 5 के स्थानीय मान में। तो आपको स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, यहाँ पर देखते हैं 9 और 5 कहाँ पर है, तो 9 एक ये रहा, यहाँ पर 9 और 5 ये रहा, तो इनके मान में स्थानीय मान निकालना, तो 9 का स्थानीय मान निकालते पहले, तो 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 9 लिखेंगे शुरू में, और जितने भी 9 के बाद में अक्सर है 1 2 3 4, तो 4 0 लगा था उसके बाद में लग गई, तो क्या है 9 का स्थानीय मान हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 का देखते हैं, तो 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 5 लिखा,
5 के बाद कोई लेटर है, कोई नई संख्या है नहीं, कोई संख्या नहीं, तो इसके स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसने पूछा है 9 और 5 का स्थानीय मान अंतर, स्थानीय मान का अंतर, यानी कि 9,000 में इसमें 90,000 में से हम क्या करेंगे, -5 कर देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गए 9, यहाँ पर 9 9 9 और यहाँ पर कितना बचा, जब एक दहाई ली तो 8, तो 8,995। तो कौन सा ऑप्शन आ जाता है, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। तो स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या दिया हमें, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 ही है। क्या दिया है, यदि तांबे के तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। क्या एक तांबे का तार है, उसको मोड़कर क्या करा जा रहा है, वर्ग बनाया जा रहा है। वर्ग बनाकर जब फिर से क्या करा है, उसका जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे दिया, 121 वर्ग सेंटीमीटर। यदि इस तार को, यानी कि जो तार है, इस तार को मोड़कर एक वर्त बनाया जाता है, जो वर्ग बनाया ना, इसको फिर दोबारा से मोड़कर क्या करा जा रहा है, वर्त बनाया जा रहा है। तो वर्त का क्षेत्रफल कितना होगा, और यूज पाई बराबर के 22/7। ठीक है, हमारे पास क्या दिया, वर्ग का क्षेत्रफल दिया उसने, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना दिया है, 121 वर्ग सेमी, यो दिया है। ठीक है, अब हमारे पास क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, और बराबर 121 है। तो भुजा कितनी निकल कर आ जाएगी यहाँ, तो ये हो जाएगा 121, इधर 121 का मतलब वर्गमूल चढ़ जाएगा, घात 2 इधर आकर, तो 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11। तो भुजा कितने आ चुकी हमारे पास, 11 आ चुकी। अब 11 आने के बाद हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल इतना था, तो मैंने क्या निकाल लिया, इसकी भुजा निकाल लिया। अब इसका हम क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप निकालेंगे। कैसे, पहले परिमाप निकाल कर दिखाता हूँ आपको मैं। वर्ग का परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, फॉर्मूला 4 गुणा भुजा होती है। ठीक है, होती है, तो 4 गुणा भुजा कितनी हमारे पास, 11, तो 11 चौक 44, तो 44 सेंटीमीटर क्या इसका परिमाप आया, किसका, वर्ग का। ठीक है, अब जो वर्ग का जो तार है, यानी कि पूरे तार की लंबाई आ चुकी है, जो परिमाप है भाई, तार को तो मोड़कर वर्ग बनाया गया था, और उस वर्ग को दोबारा मोड़कर जो जुगतों को वर्त बना दिया गया है, यानी कि 44 सेंटीमीटर को इसको मोड़कर क्या कर दिया, वर्त बना दिया। तो अब जो परिधि बनी उसकी वो कुल लंबाई होगी तार की, तो परिधि कितनी होगी, 44 सेंटीमीटर लिख लिया मैंने इसको। ठीक है, 44 सेंटीमीटर क्या होगी परिधि, और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, होता है, परिधि बोल लो या परिमाप बोल दो, वर्त का परिमाप भी लिख लो उसको, परिधि को छोड़कर, वर्त का परिमाप। ठीक है, परिमाप कितना हो जाएगा, ये वर्त का परिधि बोल दिया, परिमाप बोल दो, इस प्रकार ही हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। और फॉर्मूला क्या होता है परिधि का, उसका 2πr। तो मैं यहाँ पर 2πr लिख देता हूँ साइड में, तो 2πr कितना हो जाएगा, 24। अब यहाँ से त्रिज्या निकालूंगा मैं कैसे, 2 गुणा 22 का पाई का मान दिया मैं कितना, 22/7 है, और इंटू आर बराबर के 44। अब यहाँ से 22 दूनी 44 कट जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, तो आर का मान 7 ही गुणा वहाँ पर 1 में हो जाएगी, तो 7 आ जाएगा। आर क्या है, आर होती है त्रिज्या। अब हमारे पास क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, πr², यानी कि पाई क्या होता है 22/7, और आर क्या है हमारे पास 7, तो 7 गुणा 7, 7 से 7 कट जाएगा, और 22 गुणा 7 कितना होता है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का वर्ग का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा, और नहीं आया तो प्लीज़ दोबारा देखें। ठीक है, इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया हमें x² प्लस के x प्लस के b को जब x-1 द्वारा भाग किया जाता है तो से 15 शेष बचता है। जब x² प्लस bx प्लस a को x+1 द्वारा भाग दिया जाता है तो शेष 1 बचता है। कितना बचता है, 1। तो a² प्लस b² का मान क्या होगा। तो जो मेरे फर्स्ट समीकरण दिए थे इसको मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर fx मान लेता हूँ। fx बराबर कितना है हमारे पास, ये x² प्लस के ax प्लस के कितना है b है। ठीक है, और gx दूसरे फलन को मान लेता हूँ, gx बराबर कितना है हमारे पास, ये दूसरा x² प्लस के bx प्लस के a है। ठीक है, और जो उसने पहले बोला जब x-1 से इसको भाग दे रहे हैं, इसको x-1 थे तो भाग दिया, जब x-1 थे तो बराबर 0 मान लो, तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा 1। उसी प्रकार जब दोबारा x+1 से भाग दिया तो कितना आएगा, x बराबर -1। ये x-1 इसमें धरता हूँ, इसमें इस समीकरण में, और x बराबर 1 वहाँ पर धरता हूँ f(x) में। तो f1 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1 का स्क्वायर प्लस के a इंटू 1 प्लस के b, तो 1 प्लस कितना a प्लस के b। और अब आप देख रहे हो हमारे पास जब 1 धरा, यहाँ पर शेषफल कितना बच रहा था, वो बचा था 15। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 15 रखा। अब ये 1 इधर आकर कितना हो जाएगा, 15 माइनस के 1 बराबर के a प्लस के b। तो a प्लस b का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 14, और इसको मैं समीकरण 1 बना लेता हूँ। बनाने के बाद उसी प्रकार समीकरण 2 उसको बनाऊंगा। g बराबर कितना धरना मुझे, -1 रख दिया, यहाँ पर -1 का स्क्वायर प्लस के b इंटू -1 और प्लस का a। तो g -1 का मान शेषफल कितना बच रहा था, 1, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो -1 का स्क्वायर 1 होता है,
और बी की गुणा माइनस ए में करता हूँ माइनस के बी और प्लस का ए, और ए की धरा करें क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 माइनस के 1 बराबर ए माइनस के बी, तो ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 0। इसको समीकरण 2 बना ली मैंने। अब यहाँ पर इसको इसको ऐड करता हूँ मैं फर्स्ट एंड सेकंड को, तो कितना होता है, ये ए प्लस बी, ठीक है, और ए माइनस के बी बराबर 14 है और इधर 0 है। तो जब जोड़ूंगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 14 और ए का मान कितना हो जाएगा 7। अब ये 7 किसी भी समीकरण में रख सकता हूँ मैं, तो ए बराबर 7 समीकरण 2 में, तो 2 में रखूँगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 माइनस के बी बराबर के 0, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अब हमारे पास ये 7 तो आ चुका है यहाँ पर, ए का मान भी और बी का मान भी। हमसे पूछा था क्या, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ठीक है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछा था हमसे। तो यहाँ पर लिखूंगा 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी 7 का स्क्वायर, तो 49 प्लस 49, तो कितना हो गया 49 प्लस 49, तो हो गया 98 हो गया। अब यहाँ पर, ठीक है, सॉरी इसमें कुछ गलती हो रही है शायद, सॉरी दोस्तों, जो क्वेश्चन में दिया था ना मैं, दूसरे का शेषफल जो बच रहा है वो एक नहीं बच रहा बल्कि -1 बच रहा है शेषफल, ठीक है, वो यहाँ पर -1 रखना था मुझको, ठीक है, -1। अब ये -1 कितना हो गया, -2 हो जाएंगे, तो -2 होने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हो ये माइनस, जब 14 में से 2 घटेंगे कितना बचेंगे 12, और ये ए का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी कि ए बराबर 6 आ चुका। अभी 6 यहाँ पर कहाँ पर रखूँ मैं, समीकरण 2 में रखता हूँ मैं, तो बी का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये ए माइनस बी बराबर ये भी 6 आ जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 2 कितना हो जाएगा, ए माइनस बी बराबर ये माइनस के 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर जब मैं बी का इसका ए का मान रखता हूँ किसके, ए बराबर 6 रखता हूँ मैं यहाँ पर समीकरण 2 में, मैं इसको दोबारा से कर लेता हूँ, कितना का 6 माइनस के बी बराबर माइनस के 2, 2 इधर आ गए, 6 प्लस के 2 हो जाएंगे बराबर के बी, तो बी का मान कितना आ चुका 8, ठीक है, बी का मान आ चुका 8। अब हमें निकालना था क्या, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, तो ए का मान कितना 6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है, यानी कि 64। तो दो जोड़ो कितना होता है 100 और 100 का वर्गमूल 10, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे समझ में आया, अगर नया है दोबारा देखें। करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, ए माइनस के 1/a बराबर का 1 है, तो ए स्क्वायर प्लस के 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देख दो, जो हमारे पास मान के इसका दिया है ए माइनस के 1/a बराबर का 1, यहाँ पर क्या करता हूँ मैं दोनों ओर वर्ग कर लेता हूँ, दोनों ओर वर्ग। तो जब दोनों ओर वर्ग करूँगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, a/1 माइनस के a का होल स्क्वायर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। जब यहाँ पर क्या देखते हो आप, इसको a मान लो इसको b मान लो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी फॉर्मूला खुल जाएगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी कि माइनस के 1/a का स्क्वायर, तो 1 का 1 रहेगा स्क्वायर, और a का स्क्वायर कितना हो जाएगा a का स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पर माइनस के 2ab, तो -2a क्या हमारे पास a है और b क्या है 1/a है, और बराबर 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, तो a स्क्वायर प्लस के 1/a स्क्वायर, तो ये से कैंसिल आउट होगा, तो -2 बराबर का 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a स्क्वायर 1 प्लस के 1/a स्क्वायर, ये -2 आएगा इधर प्लस के 2 हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो a स्क्वायर 1/a का स्क्वायर बराबर 2 और 1 3। तो इसका मान निकालता मैं, इसी चीज़ का मान निकालना जो हमने निकाल कर दिखा दिया आपको। तो कितना है आंसर, आंसर 3 आ चुका है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 10 हमें। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया है 4/5, कितना है 4/5 और 2/3, और क्या दिया है 5/7 का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है किसका, इनका, ठीक है। तो दोस्तों आप देख रहे हो एलसीएम निकालना है, तो कैसे करेंगे, जब भी हमारे पास कोई भिन्न में आ जाती है संख्या, जैसे 4/5 2/3 और 5/7 दिया हुआ है, इसने पूछा है एलसीएम यानी कि लैसा निकालो, तो इन भिन्न का कैसे निकालेंगे अगर आखिर हम लैस है। तो आप देख सकते जो हमारे पास ऊपर की संख्या होती है 4 2 और यहाँ पर 5 दी हुई है, इनको तो हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। और बटे में फिर कितने हैं 5 3 और 7 का क्या कर लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है। तो जो 4 और 2 5 का कितना होता है एलसीएम 20 आता है, और 5 3 7 का मैसा कितना होता है एचसीएफ, वो होता है 1। तो जब इसको डिवाइड करके कितना आ जाएगा, तो 20, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20 इसका एलसीएम हो जाएगा, इसका 4/5 का 2/3 और 5/7 का। जब भी हमारे पास फ्रैक्शन आ जाए तो ऊपरली संख्या क्या हमें लेना होगा एलसीएम, और निचले वाली संख्या होगा एचसीएफ, वो इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है, जो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है दीपाली, क्या दिया, दीपाली ने कप का एक सेट 375 रुपये में खरीदा, लेकिन बाद में इसे पुराना स्टॉक समाप्त करने के लिए 345 रुपये में बेचना पड़ा, उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ, ये बात उसने हमसे पूछी है, ठीक है। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे होंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास नंबर 11 है हमारे पास, ये दीपाली ने कप का सेट 375 रुपये में खरीदा, यानी कि खरीदा
कप सेट कितने में 375 में खरीद लिया। लेकिन बाद में पुराना स्टॉक समाप्त करने के लिए 345 में बेचा यानी कि SP कितने में करा 345 में। ठीक है, तो रुपये में बेचना पड़ा, उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ, यह बात पूछी उसने। जो मेरे पास खरीदा क्या होता है CP होता है। अब इसने नुकसान हुआ, जो नुकसान होता है मतलब नुकसान बोल दो या नहीं बोल दो, कैसे पता चलता है जब हमने कोई खरीदी थी बीच और वह कम में बेच दी तो CP माइनस के SP करते हैं जब हमारे पास नुकसान आता है। तो CP कितना 375 और SP कितना 345, तो घटाकर कितना आ जाएगा ये देखते हैं। 5 में 5 के 0, 7 में 4 गए 3 और 3 में से 3 गए 0। तो 30 रुपये हमारे पास क्या आएगा, नुकसान हो गया किसको, दीपाली को। तो 30 रुपये का नुकसान हुआ। ठीक है, प्रतिशत नुकसान निकालना, मैंने कहा प्रतिशत हानि निकालनी जो उनसे पूछा उसने। तो प्रतिशत हानि निकालने के नीचे CP आ जाएगा यानी कि 375 और 100 से गुणा कर देंगे 100% तय हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं 25 से डिवाइड करता हूँ मैं, 25 कम 25 बचे कितने यहाँ पर 12, 25 पंजे से 25 और 25 चौक 100। ठीक है, 15 कम 15, 15 दूनी 30, तो कितना बचा 2 गुणा 4%। और तो 4 दूनी 8, तो 8% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। मतलब उसे 8% की हानि हुई है किसको, दीपाली को। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये कहते हैं 123 गुणा 356 बराबर ये हो तो 1.23 गुणा 0.356 का मान क्या होगा। तो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है। ठीक है, संख्याएं सेम टू सेम है और गुणा करके इसको गुणनफल दे देता था, लेकिन यहाँ पर पॉइंट में संख्या देकर इसने गुणनफल हमसे पूछ लिया है। ठीक है, तो आप देख सकते 123 यहाँ पर 123 यहाँ पर भी है, 356 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, सिर्फ पॉइंट लगाया बीच में। तो पॉइंट लगाने के लिए हम क्या कर देंगे, इसका गुणनफल कैसे निकाल लेंगे। इन दोनों गुणनफल कितना ये, तो कोई बात नहीं, मैं इसको जुगा तो लिख लेता हूँ गुणनफल को। 4 3 7 8 8 ये गुणनफल आया था हमारे पास, आया था। यहाँ पर कितने अक्षर के बाद पॉइंट है, 1 2 3, तो यहाँ 3 के बाद है, यहाँ पर 1 2, यहाँ 2 के, तो 3 और 2 5, तो 5 अक्षर के बाद हम पॉइंट लगा दें गुणनफल में इसी में ही। तो 1 2 3 4 5, तो पॉइंट कहाँ से आ जाएगा, यहाँ। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा ये। ठीक है, जो हमारे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें WX Y और Z, क्या दिया है WX Y और Z, क्या दिया है WX Y और Z आरोही क्रम में व्यवस्थित 4 संख्याएं हैं। क्या है, आरोही क्रम में। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास ये WX Y और Z ये आरोही क्रम में आएंगे, सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, ये 4 आरोही क्रम में व्यवस्थित 4 संख्याएं हैं। तो इनमें से 3 न्यूनतम संख्याओं का औसत यानी कि 3 न्यूनतम यानी कि छोटी, यानी कि ये 3 शुरू की, यानी कि W + X + Y का औसत कितना दिया 18 है। औसत कैसे निकलता है, तीनों संख्या को बटे संख्याओं की संख्या, यानी कि कितनी संख्या है, तो 3 संख्या है, तो बराबर कितना दिया 18 दिया है। तो इनका योगफल कितना जाएगा WX + Y 18 गुणा 3 54 आ जाएगा। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेता हूँ। उसी प्रकार उसने अगली लाइन दिया, जबकि 3 अधिकतम संख्याओं का औसत, अधिकतम 3 यानी कि XY + Z, तो X + Y + Z बटे 3 हो जाएगा ये भी। और कितना दिया है 22 दिया है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा X + Y + Z, ये हो जाएगा 22 दिया 66। इसको समीकरण 2 बना लेता हूँ। बनाने के बाद उसने आखिर की लाइन क्या पूछी हमसे, तो आंकड़े का प्रसार क्या होगा, किसका, आंकड़ों का प्रसार। तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर लेता हूँ और Z माइनस के W आ जाएगा, यानी कि अधिकतम जो सबसे बड़ी संख्या है और सबसे छोटी संख्या का अंतरी प्रसार होता है हमारे पास। ठीक है, क्या होता है प्रसार, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होता है, प्रसार होता है क्वेश्चन का। तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करता हूँ। तो कितना हो जाएगा ये X + Y + के Z और ये W + के X - के Y बराबर के 66 है, और यहाँ पर कितना है ये 54 है। तो यहाँ पर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। ठीक है, ये प्लस था यार, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, -के Y + के Y -के X + के X खत्म, और यहाँ पर Z बचा और यहाँ पर कितने बचे -के W। ठीक है, और 66 में 54 गए, 6 में 4 गए 2, 6 में से 5 गया 1, तो Z -के W ये इसका क्वेश्चन का प्रसार आ गया, यानी कि अधिकतम मतलब सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना आएगा 12, जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मिश्रण वाले चैप्टर से। एक मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात कितना दिया है, 17:8 है। बजरी के साथ रेत का अनुपात यानी कि रेत, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ उसको, 1 मिनट रुको आप। तो क्या दिया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास 14 वो दिया है मिश्रण वाले चैप्टर से, रेत और सीमेंट और बजरी, रेत और बजरी का रेशो दिया है कितना है 17:8 दिया हुआ है। कोई बात नहीं, फिर उसने जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात, किसका बजरी, तो बजरी और सीमेंट का कितना दिया, बजरी सीमेंट का वो दिया है हमें 6:17 दिया है।
अब उसने पूछा है मिश्रण में रेत के साथ सीमेंट का क्या अनुपात होगा, रेत का सीमेंट के साथ कितना अनुपात होगा। तो जैसे हम रेशो बराबर कर लेंगे, रेत बजरी और सीमेंट, मैंने यहाँ पर ऐसे लिख लिया इसको, ठीक है। तो रेत रेत बजरी कितना यहाँ पर 17:8 मैंने लिख लिया। अब बजरी सीमेंट, तो बजरी मैं यहाँ लिखूंगा दोबारा से, और सीमेंट को यहाँ पर खाली जगह है तो उसके जुगो तो 8 लिख दो, यहाँ पर खाली जगह है तो उसके सामने कौन सी जगह 6, तो मैंने लिख लिया। 17 गुणा 6 कितना होता है 102, और 8 गुणा 6 48 होता है, और 8 17 8 कितना होता है 136 होता है। अब इसने हमसे पूछा क्या, रेत और सीमेंट के साथ क्या अनुपात होगा, रेत का और इसका, यानी कि 102 अनुपात 136, इसका अनुपात पूछा हमसे। तो मैं डिवाइड करता हूँ 17 17 छक्की 102 होता है, 17 8 136 होता है, 6:8, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे आपको ऑप्शन मैच करना, देखो ऑप्शन नंबर 4 होगा, कैसे 2 या 6 का डिवाइड कर दूँ और 2 चौक 8, तो रेशो क्या आ जाएगा 3:4, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब अगली संख्या क्या दिया इसने 48 सॉरी, क्वेश्चन नंबर दिया 15, वैसे क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है बुकलेट में, लेकिन हमारे इसका क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो है 15 क्वेश्चन। क्या दिया 32 49 का वर्गमूल, क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो कितना कैसे निकालेंगे आप देख सकते हो, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं देखो इसमें हमें, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर वर्गमूल निकालना है, तो आप देख सकते हो 60 गुणा 60 कितना होता है 36 होता है, तो 63 का तो होगा नहीं, तो 67 का भी होगा नहीं, 2 ऑप्शन तुम्हारे कैंसिल आउट हो जाते हैं यहाँ पर। अब जो 7 का वर्गमूल होता है वो कितना होता है 749 होता है, सॉरी 7 का वर्गमूल कितना होता है 49, यानी 9 आ रहा बाद में, और यहाँ पर 9 का वर्गमूल कितना होता है 1 आता है बाद में, तो यहाँ पर कितना 9 है, तो ये भी कैंसिल आउट, तुम्हारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब यहाँ पर भी मोटा मोटा सा अंदाज लगा सकते हो, यानी कि आखिर किसका वर्गमूल हो सकता है, तो किसका होगा ऑप्शन नंबर 3 का। तो 57 का वर्गमूल कितना होता है ये, और 32 का वर्गमूल 57 है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, नीचे दिए गए समीकरण में एक ही तरफ किन 2 अंकों को प्रतिस्थापित कर दी जाए कि समीकरण का वामहस्त यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और दामहस्त राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाएं, ठीक है। ये बात हमें देखनी है कि इन अक्षरों को हम पलटी कर दी जाए जिससे दोनों साइड हमारी बराबर हो जाए। तो क्या दिया है 5 क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास ये 5 + 3 गुणा 6 - के 4 भाग 2, और जी बराबर कितना है 4 गुणा 3 - के 10 भाग 2 + के 7, ठीक है। अब देखते हैं हम इसको कौन से 2 अक्षर को पलटा करें जो हमारे पास इक्वेशन बराबर आ जाए। तो दोस्तों हम इसको पलट कर देखते थे, जैसे कि हमारे ऑप्शन में भी दिया हुआ है 3rd ऑप्शन है, तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने पहले इसको सोल्व कर लिया था, तो जैसे 6 और 4 है तो इसको मैं पलट लेता हूँ, यहाँ पर 5 + 3 गुणा यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, भाग 2 आ जाएगा, बराबर ये 4 गुणा 3 - के 10 भाग 2 + के 7 हो जाएगा, हो गया इतना। अब यहाँ पर आप देखते हो बोर्ड मास करेंगे, 5 + 3 गुणा 4 अभी जुगा, तो अब जैसे 2 से डिवाइड करूँगा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस के 4 गुणा 3 - के इसे डिवाइड करूँगा 2 पंजे 10 आ जाएगा, प्लस के 7। अब यहाँ 3 चौक 12 होगा, माइनस के 3 प्लस के 5, ठीक है, बराबर 4 या 12 होते हैं, माइनस के 5 प्लस के 7। तो 12 5 कितने 17 माइनस के 3, और 12 7 कितने होते हैं 19, 19 में से 5 गए कितने होते हैं 19 में से 5 गए 14, और 17 में से 3 गए 14। तो दोनों साइड हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ चुकी बराबर आ चुकी, जो हमने ऑप्शन नंबर 3 लिया था वही राइट आंसर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, वो दिया रेलगाड़ी वाले चैप्टर से। तो क्या दिया आप देख सकते हो, एक रेलगाड़ी काजीपेट से प्रातः 5 बजे से चलती है, कितने बजे चलती है 5 बजे चलती है काजीपेट से, तो और दोपहर 3 बजे बेंगलोर पहुंचती है, कितने बजे दोपहर 3 बजे बेंगलोर पहुंचती है रेलगाड़ी। और एक अन्य रेलगाड़ी बेंगलोर से प्रातः 7 बजे चलती है, तो जो काजीपेट से चली हो 5 बजे चली सुबह को, और जो बेंगलोर से चली हो 7 बजे चल रही है, यानी 2 घंटे का बाद चल रही है वो बेंगलोर से दूसरी रेलगाड़ी, ठीक है। और शाम 5 बजे काजीपेट पहुंचती है, तो 7 वाली 5 बजे पहुंच रही है और 5 बजे वाली चलने वाली 3 बजे पहुंच रही है। दोनों रेलगाड़ी आपस में कब मिलती है, मान लीजिए दोनों रेलगाड़ी के एक समान चाल से चल रही है, मान लेने इनके बाद इन्हें खुद ही बोल दिया जो रेलगाड़ी चाल है समान चाल से चल रही है, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही, तो दूसरी भी इतनी ही स्पीड से चल रही, ठीक है। तो इसने सिर्फ समय पूछा किस टाइम मिलेगी आखिर दोनों ट्रेन, एक इधर से जा रही और एक इधर से जा रही, तो दोनों ट्रेन वह किस समय मिलेंगे एक दूसरे को, ये उसने हमसे क्वेश्चन में हमसे पूछा है, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हो क्वेश्चन कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो क्या दिया इसने, एक रेलगाड़ी काजीपेट से, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ काजीपेट, ठीक है, ये काजीपेट होगा, इधर होगा बेंगलोर, ठीक है, इधर बेंगलोर लिख लिया मैंने। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 10 किलोमीटर मान ली मैंने, ये कितनी है 10 किलोमीटर, ठीक है।
इतनी 10 किलोमीटर दूरी यानी कि दोनों काजीपेट और बेंगलोर के बीच की दूरी मैंने मान ली है, ठीक है। तो जो इधर से ट्रेन जा रही है ये, ठीक है, कितने बजे स्टार्ट हुई, सुबह के 5 बजे, यानी कि 5 AM पर ये स्टार्ट हुई है। जो बेंगलोर से चली वो 7 बजे चली, यानी कि 7 AM पर, ठीक है, 7 बजे चली यहाँ से। और आप देख सकते हो यार 7 बजे चली कौन सी, बेंगलोर से ट्रेन। और यहाँ पर दोनों को कितने टाइम लग रहा है, जो 5 बजे चली वो 3 बजे पहुँच रही है, तो टोटल समय इसको कितने लगा, 10 घंटे, ठीक है, 10 घंटे लगे। और इसे कितने लगे, इसे भी 10 घंटे लगे यहाँ पर जाने में, काजीपेट जाने में, क्योंकि 7 बजे स्टार्ट हुई सुबह को और शाम को 5 बजे पहुंची है, तो कितने लगे, 10 घंटे। अरे 5 बजे चालू हुई और 3 बजे पहुंची, इसे भी 10 घंटे लगे, ठीक है। और दोनों की दूरी क्या होगी, समान होगी, क्योंकि अभी अभी काजीपेट बेंगलोर जा रही है, बेंगलोर से काजीपेट जा रही है, तो मैंने दूरी कितनी मान ली, 10। अब आप देख सकते हो जैसे ये 5 बजे चली, ठीक है, कितने चली, 5 बजे, और दोनों स्पीड क्या है, समान है, एक तो बात ये है, ठीक है। 5 बजे चलिए, जब ये 7 बजे पहुंच जाएगी तो यहाँ कहीं ये दूरी यहाँ से चलकर कहीं यहाँ तक की पहुंच चुकी होगी, काजीपेट से चली हुई ट्रेन पहुंच चुकी होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर मान लिया 2 घंटे चलेगी, क्योंकि 7 बजे तक यहाँ पहुँच गया, 7 बजे पहुँच गई, तो 7 बजे में कितने किलोमीटर चल चुकी होगी, या 2 किलोमीटर, कितनी चल चुकी, 2 किलोमीटर। तो उसी प्रकार जैसे कि 10 किलोमीटर की दूरी थी, या तो 10 में से 2 माइनस कर दूंगा मैं, कर दिया। अब जा, तो कितनी दूरी बची है, इसके बराबर आ जाएगी जो यहाँ तक चली थी ट्रेन ने, ठीक है, और गुणा 10 कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि जो टाइम लग रहा था टोटल, ठीक है, और तो 10 घंटे ले रही और 10 घंटे ले रही, तो इन दोनों को ऐड करके इसको हल कर दो, तो 8 गुणा 10 बटे 10 और 10 20, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 चौक 8, यानी कि 4 घंटे आ गए, ठीक है। अब 4 घंटे किस में ऐड करूँ, इस 7 बजे में, क्योंकि इससे आगे की तो हमने दूरी ली है सब कुछ, क्योंकि 7 तो भाई गुजर चुके हैं, 2 घंटे तो उन्हें पहले को कर लिए पार, इसके बाद ही तो मिलेगी वो रेलगाड़ी 7 बजे के बाद ही, क्योंकि 7 बजे यहाँ पहुँच चुकी और वह 7 बजे स्टार्ट हुई सिर्फ। तो 7 प्लस के कितने 4, तो 7 4 11, तो 11 बजे यह दोनों गाड़ी एक साथ मिलेगी, तो 11 बजे इसका क्या हुआ, आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्रातः 11 बजे दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएगी। और दोस्तों आपको एक और बात बता, अगर और सिंपल वे में करना चाहते हो, इस प्रकार एक कैलकुलेशन ना करके एक और बात करना चाहते हो, यानी कि एक और दोबारा कर सकते हो इसको, कैसे। अब आप देखो 7 बजे यहाँ पर पहुंच गई ट्रेन, तो 10 माइनस के 2, 8 किलोमीटर की दूरी बच चुकी इसके बीच, और इसके बेंगलोर के बीच और इसके यहाँ तक की दूरी के बीच कितनी दूरी होगी, 8 किलोमीटर, ठीक है। अब आप देख सकते हो दोनों की चाल क्या है, बराबर है। मान लो वह स्पीड भी इसकी समान है, यानी कि जो 1 किलोमीटर में 1 घंटा चल रही है, ठीक है। तो 8 का जब आधा करूँगा मैं, 8 को आधा करूँगा जब, तो ये अभी इतनी चल लेगी, इतने थे इंगे या अभी इतनी दूरी चल लेगी, तो 2 चौक 8, तो कितने हो जाएंगे, 4 घंटे बाद इन दोनों आपस में मिलेंगे, तो साथ में 4 ऐड कर दो, या इधर वाले साथ में ऐड कर दो, या इधर वाले साथ में ऐड कर दो, तो वही बस आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 11 बजे आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, जैसे कि दूरी 8 बची, 8 का आधा कर लेंगे हम, क्योंकि दोनों की स्पीड बराबर है और दोनों के बीच की दूरी बराबर है, इसलिए हमको उसको डिवाइड करके आधा कर लिया, और उस दूरी को आधी को जो बचा वो टाइम आ गया, यानी कि दूरी बटे चाल क्या होता है, वो हमारे पास समय होता है, ठीक है, चाल बटे दूरी, तो क्या हो जाता है हमारे पास समय हो जाता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना, तो दूरी बटे चाल हो जाता है, तो दूरी कितनी हो गई 8 और चाल कितनी 2, इसलिए मैं 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 2 चाल तो है नहीं है, लेकिन मैंने इसको हाफ करा, इसलिए जैसे कि आधी आधी दूरी आ जाएगी, तो आधी दूरी तय कर ले कितनी देर में 4 घंटे में तय कर ले, क्योंकि दोनों का टाइम बराबर है, स्पीड बराबर है, इसलिए 4 घंटे हो जाएगा वो आधा करके, तो 7 बजे में ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत लंबा हो गया सॉरी। तो दोस्तों 17वां क्वेश्चन तो हमारे पास या, अब 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या दिया है, ए और बी मिलकर किसी एक खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं, कितने घंटे में भर रहे हैं, 10 घंटे में। उन्होंने 4 घंटे एक साथ काम किया और फिर बी ने काम करना बंद कर दिया और ए ने कार्य अंत तक जारी रखा, टैंक को भरने में कुल 13 घंटे लगे। ए द्वारा अकेला खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये पूछा है हमसे, ठीक है। तो देखो दोस्तों कैसे करेंगे इस सवाल को, क्या दिया है, ए और बी मिलकर खाली टैंक को 10 घंटे में भर रहे हैं, यानी कि ए प्लस बी जो है हमारे पास किसी टैंक को 10 घंटे में भरते हैं, ठीक है। तो मैंने मान लिया यहाँ पर जो टैंक की एफिशिएंसी यानी कि कितना टैंक में आ सका, माना टैंक में पानी कितना है 10 लीटर ही मान लिया मैंने, यानी कि 10 लीटर की वो टंकी है, तो 10 लीटर को तो 10 घंटे में भर रहे हैं मान लिया ए और बी। अब उसने अगली लाइन बोला है उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ काम किया, कितने घंटे तक, 4 घंटे तक, कोई बात नहीं। तो ए प्लस बी बराबर कितना भाग भरा कितना 4 बटे, यानी कि 4 घंटे काम करेंगे, 4 में से 10 लीटर उसने भर दिया, यानी कि 4 बटे 10 भाग उसने उनने ए और बी ने भर दिया, और फिर बी चला गया और फिर बी ने काम बंद करना बंद कर दिया और ए ने कार्य अंत तक जारी रखा, यानी कि फिर ए ने ही काम किया, ठीक है। और टैंक को भरने में कुल 13 घंटे लगे, यानी कि टोटल जो समय लगा 13 घंटे लगे भरने में, यानी कि 4 घंटे तो यहाँ मान लो उसके लग गए और बाकी कितने लगे, 9 घंटे लगे, ठीक है। तो 9 घंटे किसे लगे, ए को लगे हमारे पास, और शेष भाग कितना रह गया ये तो बताओ पहले, शेष भाग कितना रह गया, यानी कि 1 माइनस में से
4/10 माइनस कर दो, तो 10 में से 4 गए 6, तो 6/10 भाग क्या गया हमारे पास, टंकी खाली है 6/10 भाग अभी, यानी 6/10 लीटर टंकी का खाली है। और जो 6/10 भाग है वो कितने घंटे भर रहा है, 9 घंटे में। कौन भरेगा, ए भाई, ए तो भरा है, बी तो जा चुका। अब आप देख रहे हो 13 घंटे टोटल लग रहे थे हमारे पास भरने में टंकी को, और 4 घंटे भर चुके। तो 13 में से जब 4 घटाएंगे कितना बचेंगे, 9, तो मैंने 9 लिखा। और 9 जो 6/10 भाग है तो 6/10 से इसको भाग देते हैं, तो हमारे पास टोटल टाइम निकल कर आ जाएगा। यानी कि आखिर बी सॉरी ए ने कितने टाइम भरा उसने, तो 9 गुणा 10 ऊपर पहुँच जाएगा, और बटे में 6, तो कितना होगा, 2 या 6 और 2 पंजे 10 और 3 कम 3, 3 या 9, तो 3 गुणा 5 15 घंटे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 15 घंटे में कौन भर देगा, ए भर देगा उस टंकी को। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पाई चार्ट से दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 19 क्या दिया, पाई चार्ट से निम्नलिखित वर्थ चार्ट पाई चार्ट में कुछ फसलों के वार्षिक उत्पादन दिए गए हैं। ठीक है, और यदि कुल उत्पादन 9000 टन है, कितने दिया उत्पादन 9000 टन, तो चावल के उत्पादन की मात्रा टनों में बताइए। तो जितने भी कुल उत्पादन दिया है, चीनी दी, गेहूँ दिया, चावल दिया, अन्य दिए, तो इनको सबको ऐड करके कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा, आ गया। और उसने कितना दिया, 9000, यानी कि 9000 की वैल्यू दिया। उसने पूछा क्या, चावल के उत्पादन की मात्रा। तो चावल कितना हमारे पास 40 डिग्री, तो 40 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दूँगा, 40 बराबर के 9000 बटे 360 हो जाएगा ये, और गुणा 40 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ से एक जीरो कट गई, 4 9 36 हो गया, 9 कम 9, तो 1000, तो 1000 क्या गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस सेट नंबर 3 का। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या दिया, किसी संख्या के 28% का मान 35 है। किसी संख्या के 28% का मान कितना है, 35 है, तो संख्या बताइए। तो कोई भी जो संख्या होती है हमारे पास अपने आप में 100% होती है, कितनी होती है 100%, और उसने 28% का मान कितना दिया हमें 35। तो यहाँ से मैं 1% का मान निकालता हूँ, 28 से बटे में आ जाएगा 35/28। ठीक है, और उसने वह संख्या पूछी, तो संख्या हमेशा अपने आप में 100% होते हैं, तो 100 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड, तो इधर 100% होगा और इधर भी 35/28 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, इसे मैं 7 से डिवाइड कर दूँ, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, फिर 4 से 4 कम 4 और 25 चौक 100, तो कितना आएगा 5 गुणा 25 और 25 पंजे 125, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो वह संख्या कितनी हमारे पास 125 है। ठीक है, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। उम्मीद है आपको सेट नंबर 3 अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो क्वेश्चन को दोबारा से समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो क्वेश्चन ये हमारे पास इस सेट नंबर जो क्वेश्चन किए हैं तो हमारे इस साल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2018 में ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।